ओके, सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर। कल आप लोगों का पेपर है। ओके, एंड वी आर स्टार्टिंग। यस, यस, यस अंशु राजपूत, व्हाट यू वांट टू आस्क? What you want to ask? You have raised the hand. मैम जो कल आएंगे वो कराना सिर्फ। क्या? मैम जो कल क्वेश्चन आएंगे ना हाँ, उसी टाइप से करा दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस। कल जो क्वेश्चंस आएंगे वो करा दूंगा। तो 3 क्वेश्चन पेपर्स क्यों कराया मैंने? 3 क्वेश्चंस पेपर प्रैक्टिस नहीं कराया मैंने? मैम मैं नहीं था। अब वही बात है ना, 3 क्वेश्चन पेपर पूरे के पूरे सॉल्व्ड अपलोडेड है। कल पेपर है, आज आओगे, हम क्वेश्चन बस करा तो कैसे होगा? सुबह खत्म हो गए तीनों क्वेश्चन पेपर्स, आज से रिवीजन कर रहे हैं ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 का ओवरव्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एंड 131 इसमें क्या क्या है आपका? एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। So first was ionic bond, covalent bond, valence bond theory and the MOT. So let's start with the ionic bond. Ionic bond में what's important कि ionic bond होती क्या है ना, और कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है। तो आयोनिक बॉन्ड आप सबको पता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड व्हाट? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर द एग्जांपल्स लाइक NaCl, cesium chloride. Okay, now what is the covalent means? Covalent means sharing. Now sharing homo atomic molecules में होती है। Okay, so this is what covalent bond. Now coordinate bond. So coordinate bond में one there is donor atom and one is what? Accepting. So lone pair donate करने वाला 1 electron है, so contribution by 1 atom, sharing by both the atoms. Now effective nuclear charge, तो इसका formula है Z minus S, that is Z atomic number होता है, S आपका shielding screening constant होता है. Okay, now ionization energy. So आपको पता है ionization energy is the energy which is required, है ना, to remove electron from the valence shell. Now electron affinity. So electron affinity वो होती है जब कोई भी gaseous atom में कोई electron आके add होता है, तो the energy that is associated with the gain of electron is known as what? Electron affinity. And इसकी unit है kilojoule per mole. Now coming to electronegativity. So electronegativity is the what? Electronegativity is the attraction between what? The atoms, okay, for the electron to form a covalent bond. ये सारी electronegativities हैं। सबसे ज्यादा आप देखोगे फ्लोरीन की है, that is 4. Okay, now ionic bond. So ionic bond there is complete transfer. अभी मैंने आपको बताया, for example सोडियम क्लोरीन है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड जब हम बात करते हैं तो दे आर कंडक्टिंग इन नेचर, यू नो दैट। नाउ कमिंग टू व्हाट? कमिंग टू लैटिस एनर्जी। सो लैटिस एनर्जी इज व्हाट? द एनर्जी जब आपकी रिलीज होती है when 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ओके, सो जब कोई लैटिस बनता है तो अगर उसको आपको ब्रेक करना होता है तो जो एनर्जी आपकी निकलती है कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में जब हम ब्रेक करते हैं तो दैट इज लैटिस एनर्जी। नाउ कैलकुलेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला, U इक्वल्स टू, ये आपको नहीं आएगा, लीव इट। नाउ बॉन्ड हेबर साइकिल कभी कभी आ जाती है सोडियम क्रिस्टल के लिए, सो दैट इज सोडियम क्लोराइड के लिए। सो दैट इज व्हाट? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना। सो फर्स्ट स्टेप इज सब्लिमेशन, सेकेंड इज गैसियस का सोडियम आयन में बनना। सो सेकेंड स्टेप इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयंस। थर्ड इज डिसोसिएशन, देन क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, एंड फाइनली Na और क्लोराइड का एडिशन होकर सोडियम क्लोराइड बनना। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म, जो आपको अगर आता है तो आप ये सिर्फ ड्रॉ करोगे तो आपको बन जाएगा। ये कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, सो इट इज इंपॉर्टेंट। सोडियम सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होगा, गैस आपका आयन में बनेगा, सोडियम आयन, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन जो है आपका वो गैस में कन्वर्ट होगा, देन आयन बनेगा, एंड देन ये दोनों कंबाइन होकर NaCl बनाएंगे। सो दिस वाज दिस। नाउ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी मींस, सॉल्युबिलिटी में हाइड्रेशन एंथैल्पी यूज होती है आपकी। उसमें तब होता है कि जब आप किसी सॉलिड को इसमें डिसॉल्व कर रहे हो किसी लिक्विड में, है ना, तो एनर्जी दैट इज हाइड्रेशन, आपको एनर्जी लगती है ना, दैट इज द सॉल्वेशन एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये देखो, आप सोडियम आयन को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हो तो हाइड्रेशन एनर्जी लगती है। नाउ कमिंग टू व्हाट? कमिंग टू बॉन्ड पोलैरिटी। सो पोलैरिटी तब होती है जब डिफरेंस इन चार्जेस होता है या डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो जैसे NaCl है तो दिस इज अ पोलर बॉन्ड, क्योंकि
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सोडियम की नहीं है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है. सो दिस इज व्हाट बॉन्ड पोलैरिटी. ओके, नाउ डायपोल मोमेंट. सो डायपोल मोमेंट इज व्हाट म्यू इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, है ना. तो आपका ये जो चार्जेस है और ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में दैट इज म्यू इक्वल्स टू क्यू आर, चार्ज इनटू डिस्टेंस, है ना. दिस इज गिवन बाय व्हाट, डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय क्यू इनटू आर. नाउ डिटर्मिनेशन. सो डिटर्मिनेशन लेफ्ट, लीव इट. एप्लीकेशंस आता है. सो एप्लीकेशंस में पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को आप डिफाइन कर सकते हो. डायपोल मोमेंट का, अगर डायपोल मोमेंट है तो पोलर होता है, नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट नहीं होता. नाउ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर. So this is the formula, mu observed upon mu calculated into 100. Okay, so this was important in first unit, that is ionic bond. Now covalent bond. So covalent bond में let's see what is important. Yes, Lewis structure इसमें important है. So Lewis structure आप कैसे draw करोगे? जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, अगेन फ्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आप ड्रॉ करोगे, आपको एक फ्लोरीन एटम मिल जाएगा. डेट इज व्हाट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ शेयरिंग हो रही है. ओके, सो ये चीज जो दिखाती है आपके दोनों एटम्स में, ये शेयरिंग दिखाती है. नाउ दिस इज द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल एटम्स. जैसे लिथियम में दैट इज 1, बेरिलियम में 2, बोरोन में 3. सो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने होते हैं ना लेविस में, तो ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं आपके, है ना. नाउ ये स्टेप्स दिए हुए हैं. नाउ कमिंग टू व्हाट, yes, so physical properties, that is ionic compound covalent compound की very important, ये question आता है आपको. So what is the difference? Ionic compound में very strong force of attraction, covalent में there is sharing, so relatively weak and van der Pol forces are there. Okay, now coming to what, ionic compounds में state of existence. तो ionic compounds ज्यादातर solid होते हैं आपके, और जो covalent होते हैं वो solid, liquid, gas कोई भी हो सकते हैं. Now the third point, high melting point, boiling point होता है आपका ionic का, इनका low melting point, boiling point होता है. Okay, now yes, so Shubham, you have joined in the live and you are seeing important questions. So important questions, that is 3 question papers are already uploaded in the YouTube channel, you can see. Okay, for tomorrow's exam I am just revising today कि आपको एक बार याद रहे. Yes, Anshu Rajput. Yes, yes, जल्दी जल्दी पूछो. ओके, सो नाउ बॉन्ड पैरामीटर्स. सो बॉन्ड पैरामीटर्स में आपकी बॉन्ड लेंथ आती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आती है ना. बॉन्ड लेंथ आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे अगर आप इन सब की डिफाइन कर रहे हो. सो Cl Ci की बॉन्ड सबसे ज्यादा आपकी लंबी होती है ना, क्योंकि आयोडीन का एटम सबसे बड़ा होता है जैसे जैसे आप नीचे जाते हो. ओके, नाउ वैलेंस VSEPR थ्योरी. यस, VSEPR थ्योरी का पोस्टुलेट 2 इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है. तो जब आप किसी जैसे वाटर का ड्रॉ करते हो तो, है ना, H2O, तो इसमें इतना रिपल्शन क्यों है? मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है. ये देखो, इसके कारण आपका इसका जो बॉन्ड एंगल है थोड़ा सा बढ़ के फैल जाता है और H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है. सो दिस ऑर्डर यू हैव टू रिमेंबर, लोन पेयर, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन बॉन्ड पेयर. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. नाउ यू कैन सी हियर देयर आर लीनियर मॉलिक्यूल 180 डिग्री, इसकी एग्जांपल है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें से किसी का भी आ सकता है. नाउ टेट्राहेड्रल, इसका बॉन्ड एंगल होता है 109.5, एंड देन SF6 अगर आता है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, PCl5 की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. नाउ NH3CH4 की टेट्राहेड्रल होती है. ओके, नाउ ट्राइगोनल पिरामिडल. Yes, Devansh, already important questions are uploaded, we are just revising the things. Okay, now coming to what, these are some examples, just leave it. Now this is again covalent जो bond थी आपकी जिसमें important था. Now valence bond theory में already हम पढ़ चुके हैं कि valence bond theory क्या होती है, किसने दी थी. Now principles आपके क्या हैं? So हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेके ये explain की गई थी. Okay, so coming to what is important here. Okay, yes, so these are some electronic configurations for what, for जैसे क्लोरीन के लिए दिया है, तो क्लोरीन का अगर आपको आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो 1s2 2s2, ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, इस ऑर्डर का हम कुछ नहीं कर सकते. ओके, यस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑलरेडी अपलोडेड. कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर में जाके, दैट इज सोडियम एसीटेट की अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाता है, एल्केन्स आपको मिलता है. ओके शुभम. ओके, नाउ कमिंग टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आप देखोगे तो अगेन सेम कॉन्फ़िगरेशन, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट,
Now coming to, yes, these are some important molecules. ओके सो ये इथेन है, इथेन में सारे बॉल सिंगल हैं, तो इससे सबका जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3, यहाँ पे sp2 एंड एसिटाइलिन दैट इज ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होती है, बाकी सारे आपके डबल बॉन्ड्स हैं दैट इज पाई बॉन्ड होती है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके नाउ बॉन्ड लेंथ आप देखोगे तो sp3 जो सिंगल बॉन्ड है सबसे ज्यादा लंबी होती है आपकी, बाकी सारी शॉर्टर होती हैं, तो जैसे जैसे आपकी वो बढ़ती है डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपका ये छोटा होता जाता है। ओके नाउ व्हाट, सो दिस इज अगेन MOT। MOT में सिर्फ आपको होमोन्यूक्लियर हेट्रोन्यूक्लियर के आपको वो देखने हैं, दैट इज what the electronic configuration। okay so this was I am saying कि अगर आपको ऑक्सीजन का आता है तो how you have to draw, this is the diagram, this is the sequence, that is sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, okay, sigma star 2s, sigma 2px, then pi 2px yz, okay, yz, and then pi star yz, and then sigma star px। this is very 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 important for tomorrow's exam, आपको ये आएगा ही आएगा। okay yes, you can manage both NEET and this examination, so these are the topics which already you have studied, but since some topics are new, so ये तो आपका already discuss किया हुआ है 11 12th में, ये आपका topics है okay सार्थक, so you can manage both things। coming to what, this is sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, so you will fill here oxygen molecule, that is what, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, so दो में कितने हो जाएंगे 16, so you will have to fill here 16 electron, but here you have to write for oxygen। okay so here ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो आपको यहाँ 8 फिल करने हैं, यहाँ भी आपको 8 फिल करने हैं। ओके सो ये होमोन्यूक्लियर के लिए था। नाउ कमिंग टू व्हाट, ये सारे देखो आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं होमोन्यूक्लियर के लिए, है ना। नाउ कमिंग टू हेट्रोन्यूक्लियर, तो हेट्रोन्यूक्लियर में यू विल सी कि यहाँ तक तो आपका सेम है ना, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 एंड देन सिग्मा स्टार 2s2, बट ये ऑर्डर जो आपका है ये चेंज हो गया है, दैट इज होमोन्यूक्लियर में सिग्मा 2px पहले था और आपका 2py एंड 2pz बाद में था, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2py 2pz पहले आ जाएगा, 2px बाद में चला जाएगा। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, अगर ये गलत करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके यही इंपॉर्टेंट है एमओटी में, एंड दिस इज ओवर। सो ब्लॉक 1 जो इम्पोर्टेंट था आई जस्ट टोल्ड यू। ओके नाउ कमिंग टू व्हाट, ब्लॉक 3 दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। yes any doubts, anything you want to ask from 131? yes okay so we are coming to what, isomerism। so isomerism में definition of isomerism, okay, that is very very important। so two or more compounds having the same molecular formula, है ना, they are what, isomers of each other, and what, now coming to types। so I always told you isomerism very important है, इसका सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है, that is structural and the stereo। structural में 3 है, chain positional function group। okay now stereo में 2 है, that is configurational and the conformational। configurational में आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल है, ज्योमेट्रिकल में अगेन सिस एंड ट्रांस है। सो सिस ट्रांस आपको तीनों की तीनों क्वेश्चन पेपर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको ड्रॉ करने आता है और आता ही है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था और आगे भी हम एग्जांपल देखेंगे। सो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा आपका, इफ देयर इज अ स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन होगी तो दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आपका क्या होगा, देयर इज चेन इन चेन में डिफरेंस होगा। ओके नाउ okay now coming to position, so position of what functional group will be changed if here OH is 1, OH is अगर एक कार्बन 1 पे है तो आपका दूसरे आइसोमर में आपकी OH की पोजीशन चेंज हो जाएगी। if it is coming at 2 then these two are what, positional isomers of each other, because you will see कि chain straight है तो यहाँ पे भी chain straight है, but when you will see the chain isomerism if there are 4 straight chain, मतलब 4 कार्बन straight chain में है तो यहाँ 3 straight में है और एक ऊपर चला गया, so that is chain, this is positional and functional group। so functional group isomerism again very important। okay so ketone and aldehyde आपका isomerism में होता है, alcohol और
इनॉल आपका जो होता है वो आइसोमेरिज्म में होता है, सो दीज कीटो इनॉल का आइसोमेरिज्म होता है। ये आपका क्या है, कीटोन ग्रुप है, एंड दिस इज व्हाट, एल्डिहाइड ग्रुप है। सो ये दोनों आपके आइसोमेरिज्म में होते हैं। नाउ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपका दे डिफर ओनली इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स। ओके, सो दिस इज व्हाट स्टीरियो आइसोमर। कॉन्फिगरेशनल कॉन्फॉर्मेशनल दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल एंड अगेन द ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल अभी मैंने आपको बताया। सो सिस एंड ट्रांस, ओके, सिस एंड ट्रांस व्हाट, अगर सेम ग्रुप सेम साइड में है तो दिस इज सिस, अगर डायगोनली प्लेस्ड है दे आर ट्रांस। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आ सकता है, ये आता ही है तीनों के तीनों पेपर्स में। ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट, ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर। ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में आया है, आपको हर क्वेश्चन पेपर में ई और जेड डिफाइन करने के लिए। अभी लास्ट लेटेस्ट पेपर जो मैंने अपलोड किया है उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पार्ट ए में ई एंड जेड आया है। ओके, सो जेड नॉमेनक्लेचर वो होता है, या जेड आपका जूजरमैन होता है, एंड जूजरमैन में अगर आपके हायर प्रायोरिटी के ग्रुप्स दोनों सेम साइड है तो दैट इज जेड। अगर आपको ई नॉमेनक्लेचर पे या ई आइसोमर मिलता है तो उसमें हायर प्रायोरिटी है ना, डायगोनली प्लेस्ड होंगी, सो यू कैन से जेड सिस जैसा होता है और ई ट्रांस जैसा होता है। ओके, नाउ इसके भी रूल्स होते हैं कि आप ई और जेड कैसे वो करते हो, कि आपको कैसे पता चलेगा। सो कैन एंड इनवोल्ड के रूल्स थे ये जो उन्होंने दिए थे, किसी मॉलिक्यूल को आपको कैसे देना है। तो सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर देखते हो, एटॉमिक नंबर के बाद आप एटॉमिक मास देते हो, एटॉमिक मास के बाद यू सी डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो इफ for example you are taking this molecule, so see here, if carbon carbon, okay, इस कार्बन से दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस कार्बन और इस कार्बन में, ठीक है, दोनों कार्बन कार्बन है, तो आप दूसरे एटम पे जाओगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, दूसरे एटम पे जाओगे, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, नाउ यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन है थर्ड पे भी, बट थर्ड पे यहाँ पे कार्बन है, तो दिस इज एट हायर प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ कमिंग टू दिस, हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन से है, सो दिस इज एट हायर प्रायोरिटी, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ई। ओके, सो ऐसे आपको कंपेयर करना है एंड ई एंड जेड आपको डिफाइन करने हैं। नाउ कमिंग टू व्हाट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो वही सब आपके सिमेट्रिकल है, नहीं है सिमेट्रिकल ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डी एंड एल की बात आती है, अगर आपकी लाइट राइट साइड रोटेट हो रही है तो दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर आप लेफ्ट साइड रोटेट कर रहे हो तो आपका आ जाएगा लिवर रोटेटरी, ठीक है। एंड देन कमिंग टू व्हाट, chirality. Okay, so this is very very important, this question comes in your exam, that is what are the properties of, yes, okay, so one professor Z vlogs, okay, so आपने पूछा है कि कितने नंबर पास होने के लिए लाने पड़ते हैं, तो 50 आउट ऑफ 18 यू हैव टू गेन पास होने के लिए। ओके, सो आप लोग को क्लासेस और इन सब में इतनी रेगुलरिटी थी जिन बच्चों की, है ना, बाकी जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, आपको इतना तो बन ही जाएगा कि यू कैन गेन द पासिंग मार्क्स। ओके, सो नाउ द व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन कि आपका प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर शोइंग व्हाट, आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, सो अगर मॉलिक्यूल आपका कायरल है, कायरल मॉलिक्यूल या किराल मॉलिक्यूल, यू हैव किराल, आप इसको प्रोनाउंस करते हो, तो किराल आपका वो होता है जिसमें चारों ग्रुप्स आपके व्हाट डिफरेंट होते हैं। तो देखो कार्बन से चारों ग्रुप्स आपके डिफरेंट हैं, दैट दिस इज लैक्टिक एसिड एंड दिस इज व्हाट, किराल कार्बन। ओके, नाउ आप अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को देखोगे तो दिस इज एक्सप्लेनिंग नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट, इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स आपको ड्रॉ करने आते हैं, और ये तीनों साल के 2021, 2022 एंड 2022 के जून और दिसंबर दोनों पेपर्स में आपको इनएंशियोमर्स आए हैं। सो इनएंशियोमर्स आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं। तो इफ यू विल सी दिस स्ट्रक्चर दैट इज लैक्टिक एसिड, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, दीज आर व्हाट, इनएंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट, डायस्टीरियोमर्स। सो डायस्टीरियोमर्स आपके नॉन इनएंशियोमर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ को देखोगे, ओके, सो दीज आर व्हाट, दीज आर डायस्टीरियोमर्स। सो डायस्टीरियोमर्स आर नॉट इनएंशियोमर्स। नाउ मीजो कंपाउंड आता है, मीजो कंपाउंड आपका वो होता है कि जब आप हाफ मॉलिक्यूल को कट करते हो तो दोनों सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। ओके, नाउ दिस इज ओवर, सो दिस वाज ऑल इम्पोर्टेंट आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो आपने पढ़ा। नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री 2 में कॉन्फिगरेशनल आता है, सो इसमें सिर्फ रेसिमिक मिक्सचर इंपॉर्टेंट है। रेसिमिक मिक्सचर मैंने आपको बताया था, अभी फिर से बता देती हूँ जो बच्चे नहीं अटेंड कर पाए थे।
Okay, so let's come to what? Directly to racemic mixtures. That is where it is. Yes. Okay, so racemic mixture आपका होता है कि कोई भी एक मिक्सचर है तो अगर उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ इनएंशियोमर्स प्रेजेंट है, ओके, सो दैट इज व्हाट रेसेमिक मिक्सचर होता है. आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव साइन से डिनोट करते हो एंड वो प्रोसेस जिससे आप रेसेमिक मिक्सचर को ऑब्टेन करते हो दैट इज नोन एज व्हाट? रेसेमाइजेशन. ओके, और रेसेमिक मिक्सचर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. अच्छा, डिम्पल बहुत फास्ट हो रहा है क्या? क्योंकि हमें बहुत सारे ब्लॉक्स को कवर करना है. ओके डिम्पल, इसलिए थोड़ा सा जल्दी आई वॉज डूइंग. ठीक है, स्लो कर लेते हैं अपन. ओके, सो आपका जो रेसिमिक मिक्सचर है उसमें क्या होता है, एक इनएंशियोमर और दूसरा इनएंशियोमर का साइन क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, जिसके कारण आपको क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर जो मिलता है दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड भले इसके कंपोनेंट्स जो हो वो एक्टिव हो, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव हो, बट आपका रेसिमिक मिक्सचर ऑलवेज इट इज व्हाट? दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. सो ये एग्जांपल दिया हुआ है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू. एंड नाउ देयर इज वन मोर टर्म दैट इज रेजोल्यूशन. सो आपको 3 टर्म्स आए थे एक बार एक किसी पेपर में, दैट इज व्हाट? रेसिमिक मिक्सचर एक्सप्लेन करने आया था, एक आया था रेजोल्यूशन. सो जब आप रेसिमिक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हो, ओके, तो जब आप सेपरेट करते हो तो दैट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर है ना इनटू इनएंशियोमर्स इज नोन एज रेजोल्यूशन. सो रेजोल्यूशन वो होता है. यस, यूनिट 1 आएगी पेपर में, क्यों नहीं आएगी? ओके, सो कमिंग टू व्हाट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस रेसिमिक मिक्सचर, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट था. नाउ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स. सो कॉन्फॉर्मेशंस इसमें आपको साइक्लोहेक्सेन के सबसे ज्यादा आते हैं, तो हम साइक्लोहेक्सेन पे डायरेक्ट आते हैं. और न्यूमैन, सॉहर्स, ये सब तो अभी तक आए नहीं है आपके एग्जाम में. यस, बट सिंस दिस वाज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कि आपके इथेन के कॉन्फॉर्मेशंस आ सकते हैं आपको, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे ये वेरिएशन होता है ना. एंड दिस इज द सॉहर्स प्रोजेक्शन एंड दिस इज द व्हाट? Yes, okay. Now this is what Newman projection. So न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो, दैट इज सर्कल एंड द अदर हाइड्रोजन. जिस कार्बन को आप देखते हो उसको आप बड़े से ड्रॉ करते हो, दैट इज बैकवर्ड. एंड न्यूमैन में आप स्ट्रेट लाइन या इस तरीके से ड्रॉ करते हो. ये इथेन का कॉन्फॉर्मेशन है, एक्लिप्स्ड एंड द स्टैगर्ड. ओके, तो जब डायहेड्रल एंगल आपका ये दैट इज 0 होता है तो आपका एक्लिप्स्ड फॉर्म मिलता है. दूसरा स्टैगर्ड होता है. तो स्टैगर्ड फॉर्म आपका जब मिलता है जब आपको 60 डिग्री रोटेट करते हो, देन फिर से आप 60 डिग्री रोटेट करते हो तो आपको दूसरा कॉन्फॉर्मेशन मिलता है, एंड सो ऑन. नाउ सिमिलरली ब्यूटेन. सो ब्यूटेन का ये सॉहर्स है एंड दैट इज व्हाट? ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है. तो यहाँ पे 2 न्यू मिलते हैं, दैट इज गॉशे एंड द एंटी. सो आपके ये 2 न्यू कॉन्फॉर्मेशंस आपको मिलते हैं यहाँ पे, गॉश एंड द व्हाट? एंटी. सो एंटी जब आप देखोगे दैट इज द मोस्ट स्टेबल, क्योंकि CH3 अपार्ट है, इसके कारण रिपल्शन कम होता है. इस रिपल्शन कम होने के कारण एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. सो इफ ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करने आते हैं, यू जस्ट रिमेंबर व्हाट कि ड्रॉ दिस ग्राफ, ड्रॉ समवॉट लाइक दिस, है ना. आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि ये जो एंटी है सबसे ज्यादा नीचे आए, ये इसको एंटी ड्रॉ करना. क्यों? क्योंकि यहाँ आप लिखोगे एनर्जी, यहाँ लिखोगे डायहेड्रल एंगल, दैट इज आप थीटा से डिनोट कर देना. एंड रिमेंबर द एंटी स्ट्रक्चर, दैट इज CH3 दोनों ऑपोजिट होंगे. ओके, सो दिस वाज व्हाट इम्पॉर्टेंट फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये आया नहीं है. साइक्लोहेक्सेन के सबसे ज्यादा आपको पूछना है. ओके, दिस वाज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि साइक्लोहेक्सेन हर पेपर में आया है. तो साइक्लोहेक्सेन के हम देखते हैं. साइक्लोहेक्सेन मींस व्हाट? दिस. ठीक है, नाउ अगर आप इसको ड्रॉ करते हो इसके कॉन्फॉर्मेशन, तो चेयर एंड द बोट, दिस इज द चेयर, बिकॉज इफ यू विल लुक दिस, इट इज लुकिंग लाइक अ चेयर जिसपे आप बैठते हो. ओके, सो चेयर जैसा ये दिखता है इसलिए इसका नाम चेयर है, और ये बोट जैसा दिखता है इसलिए इसका नाम बोट है ना. हम ऐसे ही बोट ड्रॉ करते थे, तो ये बोट है एंड चेयर है. तो चेयर कॉन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बोट कम स्टेबल होता है. ओके, टू आपके ये कॉन्फॉर्मेशन है. देन आपके 2 और कॉन्फॉर्मेशन होते हैं. ये स्टेप्स दिए गए हैं ड्रॉ करने के, तो इतना ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है. Now there are what 6 hydrogen bonds, या 6 hydrogens are there, that is above and below the plane, that are known as axial.
एंड आपके इक्वेटोरियल होते हैं, दैट इज सेकेंड सेट ऑफ हाइड्रोजन जो आपके ऑल्टरनेटिवली अप एंड डाउन है। ओके, सो दैट आर व्हाट आपके यस। नाउ कमिंग टू व्हाट, आपको बोला था कि दो और होते हैं, देखो ये आपका दिया हुआ है, देखो चेयर की सबसे ज्यादा कम एनर्जी है, दैट मींस दीज आर द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, चेयर, देन बोट की थोड़ी ज्यादा है, देन हाफ चेयर एंड द हाफ चेयर। सो हाफ चेयर हाफ चेयर, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करना, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, क्योंकि चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें रिपल्शन कम है, टॉर्शनल स्ट्रेन कम है, सबसे ज्यादा स्टेबल इसलिए आपका होता है। नाउ यू कैन सी द ट्विस्ट बोट फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द boat conformation but less stable than the chair, as chair conformation is more stable, तो chair सबसे ज्यादा आपका इसमें आता है। Now coming to one more conformation was there, where it is, I am not finding it, just a minute, yes, unit 1 of which block, yes, unit 1 of which block, Professor Z block, Z blocks you are asking, yes, yes, okay, so now coming to this order stability, anti, as I said, anti सबसे ज्यादा आपका स्टेबल होता है ब्यूटेन में, ओके, देन आपका गॉश होता है, देन एक्लिप्स्ड होता है, एंड स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है देन द एक्लिप्स्ड फॉर्म। नाउ कमिंग टू व्हाट, कमिंग टू अनदर इम्पोर्टेंट, दैट इज यस, ओके, सो चेयर मोर स्टेबल है, दैट इज ड्यू टू द स्टैगर्ड अरेंजमेंट, जो आपको सबसे ऊपर स्टैगर्ड एंड द न्यूमैन फॉर्म बताया था, एंड बोट कॉन्फर्मेशन में एक्लिप्स्ड होता है, इसलिए ये कम स्टेबल होता है। सो जस्ट वेट अ मिनट, आई एम अगेन आपको स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड दिखा रही हूँ, जिसमें आपको समझ आएगा कि स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड क्या थे। ओके, दिस वाज न्यूमैन, दिस इज सॉहॉर्स, staggered, where is the staggered, this, okay, this 60 degree, this is the most, that is stable form, ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देयर आर हाइड्रोजन्स प्लेस्ड एट अपार्ट, सो रिपल्शन कम होता है, तो स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और व्हेन यू कंपेयर द साइक्लोहेक्सेन का चेयर कॉन्फॉर्मेशन, तो वहां पे भी सेम स्टैगर्ड स्ट्रक्चर आ जाता है, बिकॉज ऑफ विच हाइड्रोजन्स दूर दूर है, जिसके कारण आपकी स्टेबिलिटी चेयर की बढ़ जाती है। ओके, नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चर एंड द रिएक्टिविटी, सो इसमें आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, yes, Rutherford model, and this we will come at this, okay, so एसिड बेस के तीन कंसेप्ट थे, एक था लेविस का, एक था ब्रॉन्स्टेड का, और एक था लेविस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड अरेनियस का। ओके, सो लेविस कंसेप्ट ने आपको बोला था लोन पेयर के बेस में, इफ लोन पेयर आपका कोई डोनेट कर रहा है तो दैट इज लेविस बेस, अगर आपका लोन पेयर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो दैट इज लेविस एसिड। ओके, सो ये लेविस का कंसेप्ट था। अरेनियस ने दूसरा कंसेप्ट दिया था, तो अरेनियस ने दूसरा कंसेप्ट हाइड्रोजन के बेस पे दिया था। ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि एसिड जो डोनेट, एसिड इज व्हाट, प्रोटॉन डोनर, और बेस आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर। सो यू कैन लुक हियर एट व्हाट ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड लाउरी की कंसेप्ट, दैट इज इफ दिस इज व्हाट एसिड, ये अपना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, सो दिस इज व्हाट एसिड। ओके, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन मींस व्हाट हाइड्रोजन, नाउ बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो दिस इज बेस, तो हाइड्रो वाटर आपका बेस, दैट इज व्हाट हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ जिसकी पीकेई वैल्यू सबसे कम होगी, आपकी पीकेई वैल्यू, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना। नाउ फैक्टर्स बहुत सारी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कभी इंडक्टिव इफेक्ट आता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है आपका, उतना ज्यादा यू कैन सी द एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी वेरी करती है। इसमें दो चीजें आती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपकी यस, है ना, ये मैंने आपको कराया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, एज डिम्पल सेट, है ना। तो क्या होती है आपकी, जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है कार्बन ऑक्सीजन OH बॉन्ड पे, इसके कारण क्या हो जाता है, प्रोटॉन रिलीज होना डिफिकल्ट हो जाता है, एंड एसिडिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है, एंड आपका यहाँ पे पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आई इफेक्ट जो मैंने आपको समझाया था वो आता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे पीकेए वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती जाती है, जैसे कम किसकी है, सबसे ज्यादा इसकी कम है,
क्यों कम है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सारी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इससे खींचेगा, इस कार्बन से, ये कार्बन इस कार्बन से खींचेगा, ये कार्बन आपका ऑक्सीजन से खींचेगा, बिकॉज ऑफ विच OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और ये जल्दी टूट जाएगा और हाइड्रोजन आपका रिलीज हो जाएगा। सो दैट इज वाई 2.59 क्लोरोइथेनोइक एसिड की सबसे ज्यादा कम है, क्लोरोइथेनोइक एसिड से भी कम है। आयोडोइथेनोइक की सबसे ज्यादा है। तो आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में कंपेयर करने आया था आयोडोइथेनोइक एसिड एंड द क्लोरोइथेनोइक एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो क्लोरोइथेनोइक है। ये मैंने आपको आज या कल की क्लास में बताया है, मुझे याद है ना, क्योंकि मैंने ये बोला था कि क्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सारी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, OH बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगी, H+ जल्दी रिलीज होगा। H+ का जल्दी रिलीज होना ये शो करता है कि उतना अच्छा एसिड है। राउंड रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट में आपका एक क्वेश्चन आया था कि व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन द अमोनिया। दिस वाज द क्वेश्चन, that was asked in 3 marks. ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने इसमें आपको क्या बोला था कि सेम क्वेश्चन आया था और मैंने आपको बोला था एनिलीन के आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। तो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इसलिए होता है क्योंकि अमोनिया में जो लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, इट इज नॉट व्हाट शेयर्ड, है ना। तो आपका क्या है यहाँ पे, शेयर्ड नहीं है, तो लोन पेयर डोनेट करने के लिए इजी है, तो वो लेविस बेस की तरह एक्ट कर सकता है अमोनिया। बट एनिलीन भी कर सकता है, बट एनिलीन में डीलोकलाइजेशन होने के कारण, दैट इज बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग लालची होती है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेती है। इस खींचने के कारण क्या होता है, आपका डीलोकलाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण तो अब लोन पेयर जो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट था अब वो प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण आपका जो एनिलीन है वो लेस बेसिक हो जाता है एज कंपेयर टू अमोनिया। So ammonia is more basic, aniline is less basic. This is a very important question, very important question from organic chemistry. Now hyperconjugation not asked. Now hydrogen bonding. Okay, so hydrogen bonding intermolecular, intramolecular दो टाइप की हो सकती है. So hydrogen bonding आपकी stabilizes the anion by what? Delocalization. So where there is always a resonance, resonance हमेशा stability के लिए क्या करता है आपका? कंट्रीब्यूट करता है। नाउ स्टीरिक हिंडरेंस, तो स्टीरिक हिंडरेंस जितनी ज्यादा होती है आपका उतना अनस्टेबल होता है। नाउ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। ओके, सो यू विल सी, यहाँ पे आप यहाँ देखोगे कि ये स्टेरिकली फिजिबल है, ये स्टेरिकली फिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्यादा रिपल्शन है, यहाँ कम है, तो ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, सो दैट वाज आई वाज सेइंग। नाउ coming to what, this was the ending of this chapter. Now coming to another, that is what, reactions and the reactive intermediates. इसमें this is very important, इसमें types of reagent आपको पूछे जाते हैं। So types of reagent, now see, bond heterolysis एक आपकी दो प्रोसेस हैं क्लीवेज ऑफ बॉन्ड में, एक होता है होमोलिसिस, एक होता है हेटेरोलिसिस। तो होमोलिसिस जब होती है तो आपके फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और जब आपका क्या होता है, हेटेरोलिसिस होती है तो आपके कार्बोकैटायंस बनते हैं एंड द कार्ब एनायंस बनते हैं। सो टाइप्स ऑफ रिएजेंट पे अगर हम बात करते हैं तो रिएजेंट आर द सबस्ट्रेट दैट आर रिएक्टिंग, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल मींस होता है न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल्स में नेगेटिव होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। और ये इसकी डेफिनेशन होती है। एंड न्यूक्लियोफाइल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स आपको आते हैं, और 2022 के पेपर में आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डिफाइन करने आया है विथ वन एग्जांपल्स। सो दीज आर एम्पल ऑफ एग्जांपल्स, OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, RCO नेगेटिव, एक्सेट्रा, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल्स। सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर व्हाट, इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना। इलेक्ट्रॉन लविंग है मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को दे लव, so they are known as what, इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल्स, दे आर अगेन, इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिव हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी आया है कि आप इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल दो जिसमें पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो। तो पॉजिटिव में आप Br+, Cl+ किसी का भी दे सकते हो, न्यूट्रल में आप CO2, SO3, BF3 का एग्जांपल मैंने आज सुबह आपको दिया था, तो ये आप दे सकते हो। Now types of reactions, so these are not asked. Now coming to, I think this is the last chapter. Yes, okay. So this was the last in stereochemistry, that is आपका stereochemistry.
देन कमिंग टू जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें सबसे ज्यादा आपका एरोमेटिसिटी में से क्वेश्चंस आते हैं एंड आपके आते हैं व्हाट मार्कोनिकॉव्स रूल एंड द एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका। नाउ कमिंग टू एरो फर्स्ट एल्केन से देखते हैं, ठीक है, एल्केन्स से देखते हैं। एल्केन्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहा था डीकार्बोक्सिलेशन, है ना, और कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, इसी से आपके सबसे ज्यादा अवॉर्ड्स रिएक्शन सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। सो लेट्स कम टू कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस डायरेक्टली। यस, दिस इज द कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। एज आई टोल्ड यू कि आप यहाँ सॉल्ट लेते हो, सॉल्ट में से डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डेट मीन्स CO2 निकल जाता है। बाकी जो आपने सॉल्ट लिए हैं, सिंस ये अलग अलग लिखे हैं, आप दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CH3COONA, ठीक है, इसको मैं इधर लिख रही हूँ। एंड नाउ व्हाट विल हैपन अगेन, यहाँ से CO2 आपका निकल गया, है ना। यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, पोटेशियम यूज किया आपने, यहाँ मैं यहाँ सोडियम यूज कर रही हूँ। तो यहाँ KOH निकला है, यहाँ NaOH निकल जाएगा, बचेगा क्या, 2 CH3। तो जब आप दोनों CH3 को कंबाइन करोगे तो CH3CH3 बन जाएगा, डेट इज व्हाट, इथेन। सो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एनोड पे एक कैथोड पे होता है ज्वाइन। एंड किसी ने मुझे यहाँ पे पूछा था इलेक्ट्रोलिसिस, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, ओके शुभम। सो दिस इज द कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ कमिंग टू व्हाट, इसका मैकेनिज्म भी आपको आया है कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस का, ओके। तो कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म, वेयर इट इज, yes, this is the mechanism, okay। so एनोड एंड कैथोड, है ना, यहाँ पे दो रिएक्शंस होंगी, और यही सुबह भी एक्सप्लेन किया मैंने। जो आप सॉल्ट ले रहे हो, डेट इज ये, इसमें से कोई भी सॉल्ट जो आप ले रहे हो, इट विल अंडरगो व्हाट, बॉन्ड क्लीवेज। ये जो आपका एसिटेट आयन बना, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ से रेडिकल बनेगा, रेडिकल फिर से कंबाइन होगा, CH3CH3 बनेगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन है। देन आपका एनोड पे क्या बन रहा है, दैट इज इथेन बन रहा है, और जो आपका वाटर मॉलिक्यूल था वो आपका कैथोड पे है, ठीक है ना। रिएक्शंस में पायरोलिसिस कभी कभी पूछी जाती है। सो पायरोलिसिस इज नथिंग बट क्रैकिंग, है ना। सो दिस इज द पायरोलिसिस व्हेन यू टेक प्रोपीन एंड ऐड हाइड्रोजन, प्रोपेन बनता है। नाउ दिस एरो रिप्रेजेंट्स व्हाट, कि प्रोपेन से प्रोपेन भी बन सकता है और प्रोपेन से मीथेन एंड इथीन भी बन सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एल्केन्स में सबसे ज्यादा कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए। नाउ एल्कीन्स, सो एल्कीन्स में बर्क रिडक्शन समटाइम्स इट इज आस्क्ड क्योंकि इट इज अ नेम्ड वन। सो लेट्स कम टू व्हाट, बर्क रिडक्शन। दिस इज द बर्क रिडक्शन। दिस मीन्स व्हाट, सोडियम एंड लिकर अमोनिया के प्रेजेंस में ये होता है। यू टेक व्हाट, इथाइन, नॉट इथाइन, आई एम जस्ट सेइंग आइन यू टेक, है ना। आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड वाला आप कंपाउंड लेते हो। ट्रिपल बॉन्ड के एक साइड 4 कार्बन है, एक साइड 3 कार्बन है। ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड लगती है, डेट इज यहाँ हाइड्रोजनेशन हो रहा है। एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाता है। हाइड्रोजनेशन मीन्स व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या यहाँ रिडक्शन कह सकते हो आप, डेट इज रिडक्शन अगेन मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन। So this is what important reaction। Now Wittig reaction। So Wittig reaction में आप कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लेते हो Wittig reagent की प्रेजेंस में, that is yield ion जो आपको आया था सुबह, this was this, and आपको एल्कीन मिलता है। Now this was Sirtzeff rule। Sirtzeff rule very very important, very 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 important। आपको Sirtzeff rule स्टेट करने आया था। So Sirtzeff rule is nothing बट इन एलिमिनेशन रिएक्शन आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। सो इफ यू विल सी, आपने 2 क्लोरोब्यूटेन लिया है एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में, इसमें क्या होगा, है ना, HCl निकल जाएगा आपका। HCl निकलेगा तो डबल बॉन्ड आएगी, डबल बॉन्ड आने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक ब्यूट 1 इन मिल सकता है, एक ब्यूट 2 इन मिल सकता है। नाउ द मोर मेजर प्रोडक्ट इज दिस, क्योंकि Sirtzeff रूल के अकॉर्डिंग हमेशा मेजर प्रोडक्ट आपका वो बनता है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है। सो ब्यूट 2 इन इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि इसके दोनों साइड कार्बन कार्बन है, बट आप जब डबल बॉन्ड के साइड देखोगे तो सिर्फ एक ही कार्बन है ना। सो मोर सब्स्टिट्यूटेड इज दिस। एंड नाउ कमिंग टू व्हाट, कमिंग टू बर्क रिडक्शन। सो बर्क रिडक्शन मैंने अभी आपको बताया, बर्क रिडक्शन इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज द विटिग रिएक्शन, ओके। विटिग रिएजेंट जो मैंने आपको सुबह बताया था, दैट इज यील्ड आयन, दैट इज ट्राइफेनिल फॉस्फीन इज द विटिग रिएजेंट जो आपको आता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, दैट इज फॉस्फोनियम सॉल्ट या ट्राइफेनिल फॉस्फीन, है ना। ये सुबह आया था आपको, तो दिस इज द मैकेनिज्म। अब इसको मैं, लगा तो नहीं था ये आएगा बट ये आ चुका है। तो विटिग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना।
आप याद रखो इसको। नाउ कमिंग टू व्हाट, यस डील सेल्डर भी कभी कभी आपको आ गई थी। तो डील सेल्डर इज नथिंग, जब आप एक साइक्लोहेक्सिन को लेते हो, नाइक्रोम की प्रेजेंस में हीट करते हो, तो आपको दो ब्रेक हो जाता है, दैट इज व्हाट, 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है, 2 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है। ओके, नाउ कमिंग टू एल्कीन पार्ट 2, दैट इज जिसमें आपकी ओजोनोलिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम सीधे ओजोनोलिसिस पे आते हैं। नाउ देयर वर टू टर्म्स, हाइड्रोहेलोजिनेशन एंड हाइड्रो, दैट इज हेलोजिनेशन। सो हेलोजिनेशन मीन जब आपका हेलोजन एटम अटैच होता है, और हाइड्रोहेलोजिनेशन जब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ऐड होते हैं। और ओजोनोलिसिस पे आते हैं हम सबसे ज्यादा, दैट इज यस peroxide effect, है ना। peroxide effect is anti Markovnikov's addition, and who will tell me what is Markovnikov's addition या Markovnikov's rule क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? आई होप ये क्वेश्चन आपको बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस यस, जिसको इसका आंसर पता है हैंड रेस करो। मार्कोनिकोव रूल का आंसर जिसको पता है या स्टेट कर सकता है कोई, तो प्लीज हैंड रेस, जिससे हम पूछ सकते हैं। यस यस सविता, व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल? It states that the addition of hydrogen halide to an unsymmetrical alkene takes place in such a way that the positive part of the reagent goes to that part of alkene that carries the more number of hydrogen atoms. Very good. This means nothing but you can, as Savita said, she is appropriately right, है ना? She has told the right definition कि हाइड्रोजन वहीं जाके ऐड होगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं. So and that is what this Markovnikov's rule means. Now peroxide effect is this कि अगर आपका peroxide होता है तो anti Markovnikov's addition होता है, and this is a very important question. 100% this question will come in your exam. That is what कि अगर आपका peroxide effect है या peroxide की presence होती है तो हाइड्रोजन वहां जाके ऐड होता है जहां पे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. एंड दिस यू कैन सी, अगर प्रोपीन आपने लिया है और इस पे देखोगे तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे ज्यादा है, तो मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा तो ये CH3 हो जाएगा. तो जब पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा. बट अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस आ जाती है तो आपका इट विल नॉट फॉलो, एंड आपका हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो रहा है जाके, जहां पे कम हाइड्रोजन है, तो ये CH2 बन जा रहा है ना. और ये आपका क्या बन रहा है, CH2 ही रह रहा है और Br यहाँ एडिशन हो जा रहा है Br का. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. Now coming to what? Yes, aromaticity. Aromaticity, अच्छा एल्काइंस भी बचा है अपना. सो एल्काइंस भी सेम है, इसमें सिर्फ ओजोनोलिसिस इंपॉर्टेंट है. तो जैसे एल्काइंस और एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस में देयर इज डिफरेंस. एल्काइंस की ओजोनोलिसिस में आपको मिलता है एसिड, दैट इज ये यहाँ ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन आ जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, दैट इज ओजोनॉइड बनता है. ओजोनॉइड बनने के बाद आपको एसिड मिलता है. तो ये जो चीज मैं बोल रही हूँ ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका एल्कीन होता है तो एल्कीन में आपको मिलता है एक एल्डिहाइड और एक एसिड. बट अगर आपका एल्काइंस है तो उसमें आपको मिलता है एसिड, सिर्फ दोनों चीजें एसिड मिलती हैं. ओके, सो कमिंग टू व्हाट, ओजोनोलिसिस, यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक आप दोनों आपको एसिड मिलेंगे. तो वन विल बी व्हाट, वन विल बी ब्यूटेनोइक एसिड, वन विल बी इथेनोइक एसिड. ठीक है, जो भी आप कंपाउंड लोगे, इफ दिस इज दिस समवॉट लाइक दिस, तो यहाँ से ब्रेक होगा, एक इथेनोइक एसिड, एक आपको क्या मिल जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड. ठीक है, इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू एरोमेटिसिटी. एरोमेटिसिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हकल्स रूल है. ओके, सो एरोमेटिक, दैट इज हकल्स रूल में आपको हकल्स रूल की आपको क्या होता है ना, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि 4-5 आपको कंपाउंड्स दिए होते हैं और आपको हकल्स रूल के अकॉर्डिंग ये बताना पड़ता है कि व्हाट इज एरोमेटिक एंड नॉट, है ना. तो आप, ये है हकल्स रूल. इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपका कोई भी बेंजीन अगर किसी चीज में रिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एरोमेटिक ही होगा, है ना. हम हमेशा एरोमेटिक को क्या कहते हैं कि बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक है. नो, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. सो दिस इज एग्जाम्पल दिया हुआ है साइक्लोब्यूटाडाइन का. सो हकल्स रूल सेज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे
तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नाउ लेट्स सी हियर, so there are how many pi electrons, 1 2 and the 3 4, क्योंकि ये pi bond है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, so 4n plus 2 equals to आपको pi electron रखने पड़ते हैं। okay, so there are 4 electrons. How will you solve this? 4n equals to 2 and this n equals to 2 by 4. so n की वैल्यू आपकी आनी चाहिए, n की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 0 1 2 3, डेट इज 0 1 2 3। अगर आपकी वैल्यू आती है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। नाउ सिंस इसकी 1/2 वैल्यू आई है, सो इट इज नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। So cyclobutadiene is not a aromatic compound. Now if you will see this again, यहाँ पे 4 pi electrons है, तो it will not, but benzene. Now see benzene, benzene aromatic क्यों है? तो 4n equals to pi electrons होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि pi electrons आपके कितने हैं। तो pi electrons आपके यहाँ पे 6 हैं, है ना, 6 pi electrons हैं। So 4n equals to 4 हो जाएगा, n equals to 1, so that is why benzene is your aromatic compound. So that this is how you will solve what? Aromaticity and non-aromaticity. Okay. Now coming to what? Now coming to that one block. Just wait a minute. I am sharing it. That is atomic structure. So इसकी भी वेटेज है। इसका वेटेज ये है कि इसमें रदरफोर्ड, सोमरफील्ड एंड बोहर के आपको मॉडिफिकेशंस कभी कभी पूछ लेते हैं, लिमिटेशंस पूछते हैं। So just give me 2 minutes. That is just a minute. Atomic structure, Bohr's theory, dual radiation, behavior of radiation, quantum mechanical approach and hydrogen atom and all this. So आपका इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बोहर। तीनों मॉडल्स आपके इम्पोर्टेंट है। तो थॉमसन का मॉडल आप सबको पता है, डेल्टन की थ्योरी, समवन वाज आस्किंग कि डेल्टन थ्योरी आप पढ़ाओगे। यस, सो प्रोफेसर जेड ब्लॉग्स। ओके, तो ये आपकी डेल्टन थ्योरी यहाँ पे आ गई है। डेट इज डेल्टन के अकॉर्डिंग मैटर इज व्हाट? इनडिविजिबल पार्टिकल नोन एज, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं एटम्स। ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। सारे एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके डिफरेंट मासेस होते हैं। सो ये डेल्टन ने कहा। नाउ ग्रेगर मार्शडन का अल्फा एक्सपेरिमेंट था, इसके बेस पे रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड के मॉडल ने बोला कि अल्फा पार्टिकल्स में +2 चार्ज था, जब ये स्ट्रेट जाते हैं तो स्ट्रेट जाते हैं, बट सिंस बीच में जब हम इसको वो करते हैं, डेट इज हम पास करते हैं, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो बीच पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज ही होगा, तभी वो वहां से वापस आ रहे हैं, क्योंकि सिंस अल्फा पार्टिकल्स पे भी +2 चार्ज था। तो इससे यहाँ पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई रदरफोर्ड के में। देन एक लिमिटेशन ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स डिड नॉट फॉल into a nucleus as a result of electrostatic attraction। तो ये जो पोस्टुलेट था रदरफोर्ड का कि उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा होता है, बट सिंस हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, घूम रहा है, तो उसको आके फॉल करना चाहिए ना। अगर फॉल करना चाहिए तो एटम आपका क्या हो जाएगा? इट विल नॉट बी एटम, है ना, ये पूरा बर्स्ट हो जाएगा ना, बिकॉज ऑफ विच डिस्ट्रॉय हो जाएगा एटम। सो ये चीज एक्सप्लेन की बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं दैट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, दैट इज नोन एज व्हाट? स्टेशनरी स्टेट। इसको डिफाइन करने के लिए एंगुलर मोमेंटम दिया, हर एक ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट इज mvr इक्वल्स टू nh/2π। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज 1 2 3 4, है ना। KLMN आपकी शेल्स होती हैं। नाउ इन्होंने रेडियस कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया था, तो मैंने आपको बताया था रेडियस कैलकुलेशन का सबसे आसान फॉर्मूला इज 53n² पिकोमीटर। दैट इज, अगर आपको रेडियस आती है कैलकुलेट करने के लिए n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 के लिए, तो यू जस्ट हैव टू पुट व्हाट? 53, n इक्वल्स टू 1 की आती है तो 1²
2 की आती है तो 2 स्क्वायर, ओके, अकॉर्डिंगली आप इसकी रेडियस कैलकुलेट करोगे. नाउ रेडियस you will see here it is directly proportional to n. Now energy, now when you will derive the formula of energy, you will see energy का भी short formula is minus 2.178 10 to the power minus 18 n square. Now n square is again nothing but energy inversely related है n के, that is quantum number, that is principal quantum number. Now radius was directly proportional to it. Okay, now this was hydrogen spectrum. तो विजिबल रीजन में सबसे ज्यादा आपकी बाल्मर जो बाल्मर है वो बाल्मर सीरीज जो है आपकी विजिबल रीजन में फॉल करती है, लाइमन सीरीज यूवी में, पार्शियन इंफ्रारेड में. ये 1 मार्क क्वेश्चन में आया था आपको कि बाल्मर किस रीजन में फॉल करती है. ओके, नाउ यहाँ पे जो वेव नंबर है ना, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज 1/λ, है ना. 1/λ इज व्हाट वेव नंबर. एंड नाउ आर आपकी जो है डेट इज रिडबर्ग कांस्टेंट 1/2 स्क्वायर, ये आपकी बाल्मर सीरीज के लिए दिया है. तो कहीं भी अगर आपकी ऊपर वाले किसी भी फाइनल शेल से अगर आपकी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर वो सेकेंड शेल पे आता है तो डेट इज व्हाट बाल्मर सीरीज बनती है. एंड अकॉर्डिंगली आपकी अलग अलग सीरीज बनती है. सो दिस वाज इम्पोर्टेंट, ये देख लो. दैट इज, एंड अगर 2 पे आता है तो बाल्मर सीरीज बनती है, 1 पे आता है तो लाइमन बनती है, 3 पे आता है तो आपकी पार्शियन सीरीज बनती है. सो लाइमन बाल्मर पार्शियन ब्रैकेट एंड पिफन सीरीज आपकी बनती है. विजिबल में सिर्फ बाल्मर सीरीज बनती है, यूवी में सिर्फ और सिर्फ ओके. सो बाकी इंफ्रारेड रीजन्स में बनती है, दैट इज पार्शियन ब्रैकेट एंड द पिफन सीरीज. सो दिस वाज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. एंड लिमिटेशंस आपके बोहर्स थ्योरी के क्या थे, तो इसके लिमिटेशंस ये थे कि सिर्फ हाइड्रोजन पे था, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं था, है ना. सो दीज वर द लिमिटेशन. सोमरफेल्ड का मॉडिफिकेशन ये था कि उन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट को मॉडिफाई करके इलेप्टिकल ऑर्बिट्स की बात की. इलेप्टिकल ऑर्बिट्स उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस है ना, इसका डिस्टेंस और एंगल दोनों चेंज होता है. सो दैट वाज सोमरफेल्ड का मॉडिफिकेशन, ये आपका आया था. नाउ कमिंग टू डुअल नेचर, तो डुअल नेचर में आपका yes Fatima, so the chances are like what I can say, आपको जितने क्वेश्चन पेपर पढ़ाए हैं मैंने, 3 क्वेश्चन पेपर कराए हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट था वही है ना. तो अभी भी मैं वही डी रिलेशन है, पार्टिकल नेचर आपको एक्सप्लेन करने आता है. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये दोनों चीजें आपको पार्टिकल नेचर में एक्सप्लेन करने कभी कभी आ जाती है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज्यादा आया है, एक ही पेपर था जिसमें ब्लैक बॉडी आया है. ओके, तो पार्टिकल नेचर का ये डायग्राम है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डायग्राम है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, पहले रेड, येलो एंड द व्हाइट आपकी लाइट मिलती है आपको, है ना, उस इंटेंसिटी की मिलती है. सो yes, photoelectric effect is nothing but the ejection of electron when minimum energy is given to it. ठीक है ना. So that is photoelectric effect. आइंस्टीन ने ये दिया हुआ था, आइंस्टीन का E equals to h nu वाला आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया photoelectric effect. Now डी ब्रोगली का रिलेशन, सो डी ब्रोगली ने डुअल नेचर बिहेवियर को एस्टैब्लिश किया. इट इज लैम्डा, दैट इज ओके, लैम्डा वेवलेंथ है, h/p, p is the momentum, mv, s उसको रिप्लेस कर दोगे तो ये इसमें दोनों वेवलेंथ फॉर द वेव लाइक पार्टिकल्स एंड आपका जो ये पार्टिकल बिहेवियर है it is also shown here. Okay, now matter waves. So matter waves आपको 1 नंबर में डिफाइन करने आई थी. जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि मान लो A B C D ऐसे आए थे, तो एक में आपको आया था बाल्मर सीरीज, एक आया था आपको मैटर वेव्स डिफाइन करने, एक आया था आपको मे बी डी ब्रोगली की क्वेश्चन आई थी, है ना. तो ये सारे आते हैं. तो मैटर वेव्स आर नथिंग बट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद व्हाट पार्टिकल, है ना. तो पार्टिकल से वेव नेचर जो एसोसिएटेड है वो होता है आपका व्हाट मैटर वेव्स. नाउ कमिंग टू क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साई स्क्वायर और साई का सिग्निफिकेंस. तो ये मैं 10 बार आपको बता चुकी हूँ. साई इज नथिंग बट वेव फंक्शन, साई स्क्वायर इट इंडिकेट्स व्हाट, इट इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. ओके, इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है. अभी तक आया नहीं है डेराइव करने, बट इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये आता रहता है ना. तो ये इंपॉर्टेंट है. Now coming to what? Now coming to yes, देखो psi square what? It gives the probability of finding electron in a given region. Now psi is only psi has a physical significance, but psi square has a physical significance, but psi does not have any physical significance. Now hydrogen atom, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके
इम्पॉर्टेंट है क्या, जो क्वांटम नंबर्स हैं डेट इज 4 क्वांटम नंबर्स, वो आपके इम्पॉर्टेंट है इसमें, बाकी इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है हाइड्रोजन एटम में। यस ठीक है, तो ये मैग्नेटिक स्पिन है, ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर है। एंड एक और आपके होंगे हाइड्रोजन एटम के अलावा इसमें। यस देखो ये 3 रूल्स हैं, डेट इज हुन्स रूल आया है आपको, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया है एंड द अफबाउ प्रिंसिपल आया है। ये तीनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मल्टीपल जब क्वेश्चंस आते हैं आपको, है ना, तो आपको मिल जाएगा। यस त्विषा यू कैन ज्वाइन द क्लासेस, आपको यूट्यूब पे लिंक लाइक जूम पे क्लासेस होती हैं आपकी, आपको वहां मिल जाएगा। एंड यूट्यूब पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो अपलोडेड है उसके नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ओके त्विषा, नाउ कमिंग टू व्हाट, यस हुन्स रूल। सो हुन्स रूल व्हाट इट सेज कि नंबर, पहले आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, देन आपकी पेयरिंग फिल होती है। तो हुन्स रूल ये कहता है, अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट स्टेट्स दैट एनर्जी, जितनी एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में आपकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है ना। नाउ जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है इट सेज कि आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स का सेम क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकता। सो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है ना। नाउ दिस इज शोइंग द फिलिंग आपकी, कि फिलिंग कैसे होती है, तो ये सब आप लोगों को पता है कि फिलिंग कैसे होती है ना, तो ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। एंड वी हैव जस्ट समराइज्ड व्हाट, कि जो जो हमने पढ़ा था और जो जो आपके क्वेश्चन पेपर्स में आया था। ओके सो आई होप कि आपको ये बेनिफिट हुआ होगा इससे, और जो 3 क्वेश्चन पेपर्स हमने सॉल्व किए हैं उससे कुछ बेनिफिट हुआ होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम, फर्स्ट ईयर है ना, अच्छे से एग्जाम देना एंड डरना नहीं है, जितना हमने पढ़ा है उतना अच्छे से पढ़ा है। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करना, अपन मिलते हैं क्लास के बाद, है ना, सुबह है ना।